नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 अप्रैल 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई, चाइनीज लिंक को यहां पे ब्लॉक किया गया है, जो हेडर्स के थ्रू 120 सेंडर आईडीज के थ्रू बल्क मैसेजिंग कर रहा था और लोगों को स्कैम कर रहा था। टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर 3000 के लगभग पहुंच गई है, इनफैक्ट उससे थोड़ा ज्यादा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संडे को अनाउंसमेंट किया मैसूर में। इस न्यूज को देखेंगे। इंडिया के पास रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट्स आ रहे हैं वो मार्च के महीने में इराक के दुगने हैं। सबसे ज्यादा रशिया से आए, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया पे, तीसरे नंबर पे इराक से, चौथे नंबर पे यूएई से। इसको देखेंगे। और इंडिया की 9% इलेक्ट्रिसिटी 2047 तक न्यूक्लियर बेस्ड होगी। न्यूक्लियर बेस्ड पावर रिसोर्सेज से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। 3 और इंपॉर्टेंट न्यूज भी हैं दोस्तों यहाँ पे, जो कि मैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपको बताऊंगा। उसके साथ एडिटोरियल चार्ट डिस्कस करने वाला हूं। सेकेंड स्पेस एज, 1960s के बाद जो स्पेस एज शुरू हुई थी अर्स्टवाइल यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, उसको आप फर्स्ट स्पेस एज बोलते हो। और अभी के लिए चल रही है सेकंड स्पेस एज। सेकंड स्पेस एज कब शुरू हुई, इसका कोई डिलिनेशन पॉइंट हमारे पास नहीं है, बट इंडिया और बाकी कंट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही है इसके बारे में जरूर बात करेंगे। फिर डायरेक्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बेटर एंड स्मार्टर लेजिस्लेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे बेटर और स्मार्टर लेजिस्लेशन हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ड्रैकोनियन रूल्स, रेस टू द बॉटम। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो मुझे आज के एडिटोरियल में सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगे। इसके साथ दोस्तों, मैंने अपनी ऐप लॉन्च की है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन करके। आपको एंड्रॉयड पर हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के नाम से ये पर्टिकुलर ऐप मिल जाएगी। ये इसका लोगो है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डेली के बेसिस पे आपके जो भी डाउट्स हैं मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। मैं सबको, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं है, फ्री में आपके सारे डाउट्स का रेजोल्यूशन हो रहा है अगर आपने जस्ट ऐप इंस्टॉल की है तो। कुछ लाइव सेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं ऐप में आपके लिए लेके आऊंगा, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर एक यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, जहां पे मैंने एक टेस्ट सीरीज अपलोड की है। टेस्ट सीरीज में 310 से ज्यादा टेस्ट है। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, करंट अफेयर्स मंथली बेस्ड टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेस्ड टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ 35 से 40 घंटे, हो सकता है 45 घंटे तक का एक करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। जो लोग यूपीएससी प्रीलिम्स या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है। उसके साथ साथ जो लोग अभी जस्ट तैयारी शुरू कर रहे हैं, पहले के करंट अफेयर्स को कम टाइम में रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए भी यूजफुल है। चलिए पहली न्यूज पे आ जाते हैं। जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी। एक और बात, ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। 120 हेडर्स को, जो कि एक ऐसे ग्रुप के साथ एसोसिएटेड थे जिसका चाइनीज एंटिटी के साथ लिंक था, इसको टेलीकॉम अथॉरिटीज ने ब्लॉक किया है। और ये ओवरऑल ब्लॉक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 months बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। हेडर्स होते क्या हैं? हेडर्स को बैंकों के साथ, मार्केटिंग कंपनी, यूटिलिटी प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है बल्क मैसेजेस भेजने के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि फुल फ्लेज नंबर से नहीं, एक ऑटोमेटेड डिजिट और लेटर के कॉम्बिनेशन के साथ आपके मोबाइल फोन पे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं। कभी कभी मैं तो खैर इन टेक्स्ट मैसेजेस से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं। किसी भी चीज इररिलेवेंट टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वीडियोकॉन D2H से कनेक्शन खरीदा था, तो फोन और टेक्स्ट मैसेजेस आए जा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बल्क में मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है भाई, इसमें एक सेंडर आईडी होती है, उस सेंडर आईडी को आप हेडर बोलते हैं। ऐसे 120 हेडर्स को यहां पे ब्लॉक किया गया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कर रहा था, I4C कर रहा था। मिनिस्ट्री को यह पता चला, यूनियन होम मिनिस्ट्री को, कि इन हेडर्स को होस्ट किया जा रहा है चाइना से। जैसे फॉर एग्जांपल एक हेडर है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, WBSEDC। इसको कॉम्प्रोमाइज किया गया था और एक चाइनीज होस्ट द्वारा हैक कर लिया गया। आप सोचिए, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये एक सरकारी कंपनी है, तो अगर इसकी तरफ से आपको कोई मैसेज आएगा तो आपको लगेगा यार ये तो जेन्युइन है, सरकारी कंपनी की तरफ से मैसेज आ रहा है। तो उस मैसेज में अगर ये लिखा हुआ है कि आपका इतने रुपए का बिजली का बिल पेंडिंग है, प्लीज इसको भर दीजिए, तो आपको लगेगा हो सकता है मैं पिछली बार का बिल भरना भूल गया हूं, आप यहां पे पे कर दोगे। बट प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि इस पर्टिकुलर हैंडल को हैक कर लिया गया है चाइनीज बेस्ड हैकर्स के द्वारा, और गलत प्रकार से इन हेडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है चाइनीज बेस्ड कंपनीज के द्वारा। ठीक है, ये जो एसएमएस भेजेंगे उसमें मैलिशियस लिंक होंगे। ओवरऑल उन मैलिशियस लिंक्स पे क्लिक करोगे आप तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपके फोन का एक्सेस इन चाइनीज हैकर्स के पास चला जाएगा। ठीक है, आपको तो लगेगा कि आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जेन्युइन वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कर रहे हो, जबकि आप एक फर्जी स्कैम लिंक पे क्लिक कर रहे होगे। ठीक है, ये स्कैम पिछले 3 साल से हो रहा है। रिसेंटली I4C के ऑफिसर्स ने इस पर्टिकुलर इशू को फ्लैग किया और IP एड्रेसेस ट्रेस हुए चाइना के अंदर।
I4C की बात कर लें, 10 जनवरी 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, और एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी यहां पे लॉन्च किया गया। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एक 7 pronged स्कीम है जो कि यूज की जाती है फॉर फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम। इसको फैसिलिटेट किया जाता है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के द्वारा। साइबर क्राइम्स को ऑनलाइन ये लोग रिपोर्ट करते हैं। अगर आप देखो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिनोमिनल इंक्रीज देखने को मिला है कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स में, इंटरनेट्स में। I4C का जो डोमेन है काम करने का वो भी यहां पे बढ़ रहा है। ठीक है, 16 फरवरी को इन हेडर्स के और मैसेज टेम्पलेट्स के मिसयूज को रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स को डायरेक्शन इशू किए और बोला कि जितने भी अनरजिस्टर्ड हेडर्स हैं और मैसेज टेम्पलेट्स हैं उनको 30 दिन और 60 दिन में वेरीफाई करिए, री-वेरीफाई करिए। क्योंकि ये जो 120 हेडर्स हैं ये फर्जी निकले हैं, तो और भी बहुत से हेडर्स फर्जी वाले तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप 30 दिन में री-वेरीफाई करो और ओवरऑल जो अनरजिस्टर्ड हैं उनको 60 दिन के अंदर ब्लॉक करो। ठीक है ना। इनफैक्ट पार्लियामेंट को पिछले महीने इस बात की भी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 15 लाख से ज्यादा जो मोबाइल नंबर है ना वो फ्रॉडुलेंट क्रेडेंशियल्स के साथ इशू किए गए। उनको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ब्लॉक किया। इन मोबाइल नंबर से ओवरऑल गलत काम कर रहे थे, फोन करके लोगों को चीट करना, क्रेडिट कार्ड की डिटेल लेना वगैरह वगैरह। अगर आप देखो तो I4C के अंदर थ्रेट एनालिटिकल यूनिट है। इंडिया के अंदर जो पैटर्न है फाइनेंशियल क्राइम्स के और फ्रॉड्स के, ये थ्रेट एनालिटिकल यूनिट उनको देखती है, रिपोर्ट करने की कोशिश करती है। सेंट्रलाइज्ड एजेंसी जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को समय समय पे ओवरऑल अपना रिव्यू भी भेजती है। ठीक है, तो जो TAU है थ्रेट एनालिटिकल यूनिट, इसने रिसेंटली अथॉरिटीज को यह बताया कि जो स्कैमर्स हैं वो कंज्यूमर रिड्यूसल जो वेबसाइट ऑफ बैंक है इनको ट्रॉल कर रहे हैं। कॉमर्शियल फर्म्स की वेबसाइट का अपना फ्रंट बना के ये ओवरऑल लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं, ये बताते हैं लोगों को कि भाई हम ओवरऑल इस पर्टिकुलर बैंक से बोल रहे हैं, आपको अगर ये परेशानी हो गई है तो हम आपकी परेशानी सॉल्व करने के लिए आए हैं, आपके पास OTP आएगा, हमें OTP दे दीजिए। जामतारा देखा है ना, कुछ जामतारा जैसे काम चल रहे हैं। 112 एप्लीकेशंस जो गूगल प्ले स्टोर और गूगल एड्स पे होस्ट की जा रही हैं उनको भी यहां पे पिछले 2 महीनों में ब्लॉक किया गया है। ओके, ये जो एप्स हैं वो ओवरऑल लोगों को झांसा देती हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब देंगे, गैम्बलिंग के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें बहुत सारे एड्स दिखेंगे। शुरू में 1-2 एक्टिविटी आप करोगे तो आपके अकाउंट में कुछ दिखाएगा कि 5,000 पड़े हैं, 12,000 रुपये पड़े हैं। जब ओवरऑल 5-12 हज़ार आप लेना चाहोगे तो कुछ एक्सक्यूज दिखाएगा, आपको ज्वाइन करने की फी दिखाएगा। जैसे आप फी के लिए दे के ज्वाइन करोगे, ऐप वाले गायब, ओवरऑल आपका पैसा गायब, कुछ भी वहां पे आपको नजर नहीं आएगा। इस प्रकार के ऐप्स को और एप्लीकेशंस को अर्जेंटीना, नाइजीरिया, फिलीपींस, कंबोडिया, चाइना में होस्ट किया जा रहा था और सेम ग्रुप के साथ एसोसिएटेड थी। तो बड़े स्केल पे ये फ्रॉड चल रहा है, इसको यहां पे बस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें हुआ ये कि 120 हेडर्स जो सीधे चाइना से लिंक थे उनको यहां पे ब्लॉक किया गया। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इंपॉर्टेंट क्या न्यूज है, ये तो देखिए हो ही रहा है। पॉपुलर मीडिया कल्चर में, जामतारा में ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं। तो सरकार को पहले इन सब चीजों पे एक्शन लेना चाहिए था। GS पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी इंडिया टाइगर पॉपुलेशन टॉप्स 3000 शोज सेंसस। भैया इंडिया के अंदर कम से कम 3167 टाइगर्स हैं, ऐसा लेटेस्ट टाइगर सेंसस का बोलना है। इससे पहले जो 2018 का सेंसस हुआ था उसने बताया था कि इंडिया के अंदर 2967 टाइगर्स हैं। 2014 वाले ने बताया था 2226 टाइगर्स है। अभी जो संडे को प्रोविजनल फिगर्स रिलीज हुए हैं उसमें 3167 टाइगर्स हैं और ये लीस्ट हैं, अभी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं ये। यहां पे टाइगर की काउंटिंग मेथोडोलॉजी के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। टाइगर पॉपुलेशन नंबर्स के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो इन नंबर्स को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैसूरू में संडे को लॉन्च किया। तो मैसूरू में संडे को एक स्पेशल इवेंट भी था। एक तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की कॉन्फ्रेंस को मार्क करने वाला दिन था, दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू हुए 50 साल यहां पे हो चुके हैं। तो इस कंटेक्स्ट में टाइगर के नंबर्स को यहां पे अनाउंस किया गया है। इंडिया में जो टाइगर की पॉपुलेशन है शिवालिक हिल्स में, गैंगेटिक फ्लड प्लेन्स में बढ़ी है, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन, सुंदरबन, हर जगह बढ़ी है। थोड़ा बहुत टाइगर के नंबर वेस्टर्न घाट्स में कम हुए, बट ओवरऑल जो टाइगर की पॉपुलेशन है स्टेबल है और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन टाइगर के नंबर्स को कैसे एस्टिमेट किया गया। 3167 टाइगर्स हैं, ये कैसे पता किया गया? तो भाई पहली बात तो कॉट इन कैमरा ट्रैप, बेसिकली कैमरा इंस्टॉल किए गए जंगलों में। इन पर्टिकुलर जंगलों में टाइगर जब बेसिकली इन कैमरा के सामने आता है वो ओवरऑल
उस फोटो में आ जाता है और उसके मार्क्स के बेसिस पे पहचान लिया जाता है कि ये कौन सा टाइगर था। पुष्पा देखी है ना आपने? पुष्पा में भी ये सेकंड जो पुष्पा का पार्ट का जो ट्रेलर आया उसमें पुष्पा गायब है, मर गए, तो दिखाई जा रहा है कैमरा के सामने आ रहे हैं, शेर पीछे डर के भाग रहा है। तो बेसिकली कैमरा ट्रैक जंगलों में लगाए जाते हैं, इन कैमरा ट्रैक के सामने टाइगर आते हैं, उससे इनकी ट्रैकिंग की जाती है। अब कैमरा ट्रैक के बिहाफ पे ऐसा बताया जा रहा है कि 3080 यूनिक टाइगर्स यहां पे आइडेंटिफाई किए गए। पिछले सेंसस में ये नंबर था 2603। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिछले सेंसस में कैमरा टैग के हिसाब से 2603 यूनिक टाइगर्स थे, जबकि एक्चुअली में आखिरी में टाइगर्स आइडेंटिफाई किए गए 2967। तो ये 2967 मीन नंबर था, समझिए। पिछले सेंसस में 2603 कैमरा ट्रैप से आए, उसके बाद पग मार्क के आधार पर और बहुत सारे फैक्टर्स के आधार पर, इस आधार पर कि टाइगर रेंजेस के बाहर कितने टाइगर एग्जिस्ट करते हैं, एक अमूमन अंदाजा लगाया जाए कि मैक्सिमम 3346 हो सकते हैं। तो 2603 और 3346 का मीन 2967 एज्यूम कर लिया गया टाइगर की पॉपुलेशन 2018 में। इस पर्टिकुलर साल में कैमरा ट्रैप के बिहाफ पर 3080 यूनिक टाइगर्स को कैमरा ट्रैक में देखा गया। तो इस बेसिस पे मिनिमम 3167 टाइगर तो देखो एग्जिस्ट करते ही हैं। ये प्रोविजनल एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट बढ़ के आराम से 3200-3300 अभी हो सकता है, क्योंकि पिछले साल कैमरा के आधार पर 2603 थे, मैक्सिमम 3300 थे, और तो एवरेज हमने निकाल लिया 2967। इस बार 3080 तो यूनिक टाइगर्स केवल कैमरा ट्रैप में आए हैं। टोटल कितने हैं ओवरऑल टाइगर रेंजेस के बाहर कितने हैं, पगमार्क के कितने आधार पे आइडेंटिफाई किए गए, ये हमें अभी पता ही नहीं है। तो ओवरऑल एक्चुअल नंबर ऑफ टाइगर्स का नंबर कितना है ये अभी बढ़ेगा, ठीक है। फिर यहां पे बात की जा रही है कि ओवरऑल टाइगर्स को थ्रेट क्या है। तो हैबिटेट इंक्रोचमेंट, इलीगल हंटिंग ऑफ बोथ टाइगर्स एंड देयर प्रे, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, अनरेगुलेटेड एंड इलिसिट कैटल ग्रेजिंग, excessive harvesting of non-timber forest produce, human induced forest mining, linear infrastructure वगैरह वगैरह। 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था तब ओवरऑल 9 टाइगर रिजर्व्स थे, 18,278 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ये कवर करते थे। आज 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, 75,796 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ये कवर करते हैं। इंडिया के लैंड का टोटल 2.3% है, ये 75,796 किलोमीटर। इंडिया 75% वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन को होस्ट करता है, ठीक है। अगर आप देखो 2006 में 1411 टाइगर्स थे इंडिया में, अब 3167 है मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसा मॉडल इंडिया ने फॉलो किया है कि पूरी दुनिया यहां पे इंडिया को फॉलो कर सकता है। एक हैंडफुल ऑफ रिजर्व्स में हमारे टाइगर कंसंट्रेटेड हैं, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अब शायद हमारी पीक कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी, हम ज्यादा टाइगर्स को इसके बाद होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समझिए ज्यादातर जो टाइगर्स हैं वो जो हमारे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है उसके अंदर लिमिटेड है, अब इससे ज्यादा हमारे पास अवेलेबल जगह है नहीं, और इन टाइगर रिजर्व्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स जितने अकोमोडेट हो सकते हैं वो आ चुके हैं। तो अब हम कितनी टाइगर की आबादी बढ़ा पाएंगे, दिस इज अ क्वेश्चन टू सी। आगे बात करते हैं। तो भाई बहुत सारे दूसरे जानवरों के ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम हम लोग इंडिया के अंदर चला रहे हैं, जैसे कि हमने अफ्रीका से रिसेंटली चीता मंगवाए हैं। तो ऐसी दुनिया में बहुत सी कंट्रीज है जहां पे टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल कंबोडिया एक ऐसी कंट्री, तो इंडिया ऐसी कंट्रीज में अपने टाइगर्स को भेज सकता है ताकि इन कंट्रीज में टाइगर को रिपॉपुलेट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी। 9% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी टू कम फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्सेज बाय 2047। इंडिया को 9% अपनी इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर सोर्सेज से मिलेगी 2047 तक। ये ओवरऑल 100वां साल होगा हमारी आजादी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में फंक्शन को रिव्यू करते वक्त ये अनाउंसमेंट यहां पे किया है। इंडिया के एनर्जी बास्केट में जो न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा, और इससे हम लोग नेट जीरो टारगेट की तरफ भी बढ़ेंगे जो हमें 2070 तक अचीव करना है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का यह बोलना है कि 20 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर जनरेशन इंडिया कर रहा होगा 2030 तक, और इंडिया होगा दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एटॉमिक एनर्जी पावर व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर पावर। नंबर 1 पे यूएस है, दूसरे नंबर पे फ्रांस है। और इन सब चीजों का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। ओवरऑल 10 रिएक्टर्स को फ्लीट मोड में सिंगल ऑर्डर में अप्रूव किया गया, इनको डेवलप किया जा रहा है अंडर जॉइंट वेंचर्स विद पीएसयूज। इंडिया के पास 6ठे नंबर के सबसे ज्यादा फंक्शनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन रिएक्टर्स हैं। 2021-22 में इंडिया ने 47,112 47,112 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा की न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ओवरऑल जो न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है
वो अभी के लिए है 6780 मेगावाट, 2031 तक हो जाएगी 22480 मेगावाट। कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर और उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, ये फिगर आपको इस पर्टिकुलर पीपीटी में मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पैनल पे मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स नाउ डबल दैट ऑफ इराक। भैया देखिए, रशिया से मार्च में हमने प्रतिदिन 1.64 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट किया है, और वहीं पे जो हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है इराक से हमने मार्च में प्रतिदिन 0.82 मिलियन बैरल्स पर ऑयल इंपोर्ट किया। इराक 2017-18 से इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल का सप्लायर है, बट चूंकि रशिया से तेल हमको सस्ता मिला तो हमने रशिया से एक बड़े क्वांटम में तेल खरीदा। तो मार्च में जो तेल के सप्लाई के फिगर्स हैं थोड़े बदल चुके हैं। सबसे ज्यादा रशिया से 1.64 मिलियन बैरल्स पर डे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से प्रतिदिन मार्च में हमने ऑन एन एवरेज 9,86,288 बैरल्स पर डे। 1 मिलियन क्या होता है? 10 लाख बैरल, तो 10 लाख से थोड़ा ही कम 9,86,288 बैरल्स पर डे हमने सऊदी अरेबिया से खरीदा है। तो नंबर 1 पे रशिया, फिर सऊदी अरेबिया, फिर आता है भाई इराक, ठीक है ना, और चौथे नंबर पे है आपका यूएई। इंडिया की अगर आप बात करो तो वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर है। चाइना और यूएस के बाद सबसे ज्यादा तेल अगर कोई इंपोर्ट करता है तो वो इंडिया है। रशिया के ऊपर दुनिया ने सैंक्शंस लगा दिए, रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया में कम हो गए। इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जो खुले हाथों से रशिया का तेल खरीद रही थी, बड़े स्केल पे इंडिया ने रशिया का तेल खरीदा है। यूएई चौथे नंबर पे, यूएई ने इंडिया को मार्च में 3,13,002 बैरल्स पर डे सप्लाई किए। यूएस ने सप्लाई किए 1,36,464 बैरल्स पर डे। हमने ठीक ठाक क्वांटिटी खरीदी यूएस से भी। फरवरी में यूएस का क्वांटम था 2,48,430 बैरल्स पर डे। रशिया ने भैया रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया को बेचा है। जब दिसंबर में यूरोपियन यूनियन ने रशिया के एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया, उसके बाद से तो रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स इंडिया में बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। यूरोपियन यूनियन भी रशियन ऑयल को डिसप्रमोट कर रहा है। ओवरऑल $60 पर बैरल का प्राइस क्रैप लगा रखा है। तो यूरोपियन यूनियन में रजिस्टर्ड किसी भी शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनी का आप इस्तेमाल करोगे तो ओवरऑल रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना है तो मैक्सिमम पेमेंट उसकी जाएगी $60 पर बैरल। उससे ज्यादा की पेमेंट है तो आप ईयू शिपिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते। इंडिया ओवरऑल अगर $60 से कम में तेल खरीद रहा है रशिया से तो पेमेंट कर रहा है यूएई के दिरहम्स में। इंडिया यहां पे डॉलर और यूरोपियन यूनियन की यूरो दोनों को स्किप कर रहा है, दोनों को अवॉइड कर रहा है। फिर अगली न्यूज पे आ जाते हैं। सेंटर प्लान्स रीवैप ऑफ लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम टू रेस कवरेज। भाई इस समय पे इंडिया के अंदर कंट्री का जो कैटल है, लाइव स्टॉक, भेड़ बकरियां गायें भैंसें, ये 1% से कम है जो इंश्योर्ड है। क्या हुआ है, रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ना फॉर जीरो इंश्योरेंस कवरेज ऑन लाइव स्टॉक 2022-23, इसने ये बोला है कि देखिए बात यह कि डांट लगाई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। अगर आप देखो तो गांव वगैरह के इलाके में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर अगर आपकी फसल को नुकसान हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन एक किसान के लिए जो उसकी कमाई है वो केवल उसके फसलों से नहीं आती, उसके जानवरों से भी आती। जानवरों का दूध बेच के, जानवरों का मांस बेच के, ठीक है, जानवरों के गोबर से कंडे पात के ओवरऑल उनको बायोमास प्लांट में फर्टिलाइजर बना के दे के थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री पे भी बहुत हद तक फार्मर्स डिपेंडेंट, और एनिमल हस्बेंड्री के रिस्पेक्ट में जानवरों की कोई इंश्योरेंस स्कीम ही नहीं है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने डांट लगा दी सरकार को। तो सरकार यहां पे सोच रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मॉडल लेके आएंगे एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में, जो बहुत हद तक फसल बीमा योजना जैसा होगा, ठीक है। और इस स्कीम को 2024 के लोकसभा के इलेक्शन से पहले निकाला जाएगा मार्केट में, ठीक है ना। इसमें जो प्रीमियम है, ऐसा बताया जा रहा है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स बोल रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी के लोगों के लिए प्रीमियम नहीं रखा जाएगा, वेव ऑफ कर दिया जाएगा शुरुआत के कुछ समय के लिए। इस समय पे इंडिया के अंदर 1% से कम कैटल इंश्योर्ड है, और जो इंश्योरेंस अमाउंट है इस 1% से कम इंश्योर्ड कैटल का वो है 4.5%। तो जितना अमाउंट का इंश्योरेंस है, मान लो 1 लाख का इंश्योरेंस है तो 4,500 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे वो पर्टिकुलर फार्मर पे कर रहा होगा, जो कि थोड़ा महंगा है। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ यहाँ पे मीटिंग की और बोला कि जो भी स्कीम हम लेके आएंगे हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम प्रीमियम को कम से कम रखें और एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम दे, जो कि अभी की लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम को रिप्लेस कर देगी। अभी की स्कीम प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही, और जो भी स्कीम है अभी की वो 1% से कम लाइव स्टॉक्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। अगर आप देखो
तो जो अभी की लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है वो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और जो भी राज्य का स्टेट लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है वो उस पर्टिकुलर स्कीम को ओवरसी कर रहा है, बट फिर भी ये स्कीम एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रही है। ठीक है, अक्सर कर आप देखो तो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री ने स्टैंडिंग कमेटी को एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, इसको इन्फॉर्म किया गया एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के द्वारा कि कई बार फार्मर्स राज्य की सरकार के लूप होल्स के बीच में फंस जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के लूप होल्स के बीच में फंस जाते हैं, ओवरऑल जो उनका रियल ड्यू होता है एनिमल इंश्योरेंस को लेके वो उनको मिल नहीं पाता, जो कि मिलना चाहिए लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। तो एक और कॉम्प्रिहेंसिव, अच्छी और रिवाइज्ड स्कीम हम लोग लेके आए। अभी के लिए जो लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी ब्रॉड नहीं है, एक्सपेंडेड नहीं है, तो इतनी एक्सपेंडेड स्कीम लाने की यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो 2022-23 में एक भी जानवर का इंश्योरेंस नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। 2021-22 में 1,74,061 जानवरों का इंश्योरेंस था। लाइव स्टॉक ओनर्स को क्या परेशानियां फेस करनी वाली हैं? अभी रिसेंटली लंपी स्किन डिजीज फैल रहा था, उस लंपी स्किन डिजीज के चलते 2 लाख के कैटल लगभग मर गए। इन कैटल के मरने का भी कोई हर्जाना इन फार्मर्स को नहीं मिला। बहुत सी जगहों पे फार्मर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई कम से कम हमको हर्जाना तो दो। फिर यहां पे ये भी बात हो रही है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो बोल रही है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को कि हो सके तो एक ऐप बेस्ड लाइव स्टॉक इंश्योरेंस फैसिलिटी भी बनाइए लाइव स्टॉक ओनर्स के लिए, ताकि ओवरऑल ऑनलाइन ऐप के थ्रू लाइव स्टॉक की कंडीशंस को शेयर किया जा सके अथॉरिटीज के साथ, रियल टाइम में अथॉरिटीज से इनपुट लिया जा सके कि हाँ भाई मेरी लाइव स्टॉक को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। सोशली मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, SC/ST कम्युनिटी के फार्मर्स के जो प्रीमियम है उनको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिसाइड किया जा सकता है। क्योंकि देखिए लाइव स्टॉक इंश्योरेंस में प्रीमियम किस हिसाब से देना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ओवरऑल वो फार्मर किस प्रकार के जानवर को किस प्रकार के इलाके में रियर कर रहा है। बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। अर्जेंट स्केल पे जो लंबी स्किन डिजीज की वजह से 2 लाख कैटल डेड हुई हैं, यहां पे भी ओवरऑल फार्मर्स को हर्जाना देने की जरूरत है ताकि उनको अनड्यू नुकसान ना हो जाए। तो सरकार कंसीडर कर रही है कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाना लाइव स्टॉक इंश्योरेंस को लेके। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने डिस्कस किया। फिर एक इंडियन अमेरिकन है CR राव साहब, इनको नोबेल प्राइज मिला है इक्विवेलेंट इन स्टैटिस्टिक्स एट द एज ऑफ 102। तो इंडियन अमेरिकन है स्टैटिस्टिशियन कैलाइमपुड़ी राधाकृष्णन राव, 2003 का इंटरनेशनल प्राइज मिला इनको स्टैटिस्टिक्स में। नोबेल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इक्विवेलेंट है ये। हर 2 साल में एक बार ये अवार्ड दिया जाता है फॉर मेजर अचीवमेंट यूजिंग स्टैटिस्टिक्स टू एडवांस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये प्रोफेसर साहब की उम्र 102 है। अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन के साथ ये जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, अगर आप बात करो तो सिर्फ स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन के रिस्पेक्ट में नहीं, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, नेशनल प्लानिंग, डेमोग्राफी, बायोमेट्री, बहुत से फील्ड में इनके कामों का इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है ना, 75 साल से ज्यादा का इनका काम है। बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए हैं, जिसके चलते यहां पे इनको ये इनाम दिया जा रहा है। PhD की थी इन्होंने 1946-48 में किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। आज की डेट में फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इनको बोला जाता है, वगैरह वगैरह। तो छोटी सी न्यूज थी, मैंने आपको बता दी। फिर आगे इंडियन साइकेट्री सोसाइटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है साइकेट्रिस्ट्स का। इसने यहां पे एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है, एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियर कट ये बोला है कि भैया इस बात में कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि सेम सेक्स कपल अच्छे मां बाप नहीं बन सकते। रिसेंटली हुआ यह है दोस्तों कि केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया, और उस एफिडेविट में केंद्र की सरकार ने क्लियर कट ये बात बोली कि भाई सेम सेक्स कपल इंडिया के ट्रेडिशनल आप कह लो सोशल एनवायरनमेंट में मां बाप का प्रॉपर दर्जा, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते। तो इस बात को लेके इंडियन साइकेट्री एसोसिएशन यहां पे एक्टिव हो गया है, और वो ये बोल गया है कि भैया सेम सेक्स मैरिज का लीगलाइजेशन होना जरूरी है। इसके लीगलाइजेशन से LGBT कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ को हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो सेम सेक्स मैरिज को अगर लीगल वैलिडेशन मिलता है, तो अगर एक सेम सेक्स मैरिज का एक कपल का बच्चा है, मान लो आदमी आदमी कपल है या औरत औरत कपल, उसका कोई एक बच्चा है, तो उस बच्चे को सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलना पड़ेगा। रीजन बीइंग सेम सेक्स मैरिज सोसाइटी में लीगलाइज हो जाएंगी। इस इंडियन साइकेट्री एसोसिएशन ने यहां पे बोला है कि जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं वो इसी देश के नागरिक हैं, उनको इक्वली ट्रीट करने की जरूरत है, उनको इक्वल सिविल राइट्स मिलने चाहिए, मैरिज के, अडॉप्शन के, एजुकेशन के, एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है ना, तो यूनियन ऑफ इंडिया का जो काउंटर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ है कि भाई सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया जा सकता,
इस पर्टिकुलर काउंटर एफिडेविट के कंटेंट्स को रिजेक्ट कर दिया है इंडियन साइकेट्री सोसाइटी ने। इंडियन साइकेट्री सोसाइटी ने बोला कि उन कंट्रीज में जहां पे सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स, ताइवान, वहां पे ओवरऑल एक रिसर्च कंडक्ट की गई। ये रिसर्च इस बात पे कंडक्ट की गई कि एलजीबीटी कपल्स जो बच्चे पालते हैं, क्या उनकी बच्चों की साइकेट्री पे या दिमाग पे कोई इंपैक्ट पड़ता है? क्या वो बच्चे भी ओवरऑल एलजीबीटी ही हो जाते हैं? तो इंडियन साइकेट्री सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट साहब हैं डॉक्टर अजीत भिड़े, उनको यह बोलना है कि कहीं से भी इस रिसर्च में यह पता नहीं चलता कि सेम सेक्स कपल्स के जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होती है। सेम सेक्स कपल अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते। यहां पे लेस्बियन मदर्स और गे फादर्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया गया। 23 एम्पेरिकल स्टडी कंडक्ट कराई गई, एक बेल्जियन, डच, एक डेनिश, 3 ब्रिटिश और 18 नॉर्थ अमेरिकन। और यह पता चला कि इमोशनल फंक्शनिंग, सेक्सुअल प्रेफरेंस, स्टिग्मेटाइजेशन, जेंडर रोल बिहेवियर, बिहेवियरल एडजस्टमेंट, जेंडर आइडेंटिटी, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके माँ बाप सेम सेक्स के हैं या अपोजिट सेक्स के। ठीक है, तो इंडियन साइकेट्री एसोसिएशन केंद्र की सरकार के द्वारा सबमिटेड काउंटर एफिडेविट को क्लियरली यहां पे रिजेक्ट कर रहा है। कौन से प्रेमाइस पे रिजेक्ट कर रहा है ये भी बता दिया। फिर जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। अवेटिंग लिफ्ट ऑफ इनटू द सेकंड स्पेस एज। स्पेस एज की बात की जाए तो 1957 में लॉन्च हुआ स्पुतनिक 1 सैटेलाइट। 1961 में जो कॉस्मोनॉट थे यूरी गैगरिन, ये दुनिया के पहले पर्सन बने इन स्पेस, और नील आर्मस्ट्रांग बने दुनिया के पहले पर्सन जिन्होंने मून पे कदम रखा था। तो फर्स्ट स्पेस एज यहां पे रियलिटी बन गई। आज की डेट में हम सेकंड स्पेस एज में चल रहे हैं। ये सेकंड स्पेस एज की कोई प्रिसाइज डेट नहीं है शुरुआत की। अगर आप 1950 से लेकर 1991 का टाइम पीरियड देखो तो आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट स्पेस स्टेज है। कोल्ड वॉर का समय था। इस समय पे 60 से 120 स्पेस लॉन्चेस हुए। 93% लॉन्चेस को या तो यूएस ने किया या यूएसएसआर ने किया। तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर भी चल रहा था और एक बहुत बड़ी स्पेस रेस भी चल रही थी। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट, आज के दिन में स्पेस सीन में बहुत से एक्टर्स हैं। केवल दुनिया की कंट्रीज की सरकारें ही नहीं, कंट्रीज के स्पेस एजेंसीज ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी यहां पे प्ले में आ गई हैं। पिछले साल 180 रॉकेट स्पेस लॉन्चेस हुए, जिसमें तो 61 तो एलॉन मस्क की स्पेस एक्स ने किए। 90% ग्लोबल स्पेस लॉन्चेस 2020 से लेकर अब तक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किए गए। इंडिया की स्पेस जर्नी की बात की जाए तो हमने फर्स्ट स्पेस एज में एंट्री मारी 1960s में। जो पहला साउंडिंग रॉकेट था जो कि यूएस ने नाइक अपाचे करके इंडिया को दिया था, वो हमने लॉन्च किया थुम्बा केरला से 1963 में। 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना। उसके बाद से हम काफी आगे आ चुके हैं। आज की डेट में इसरो में 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। एनुअल बजट इसरो का है 12,000 करोड़ से 14,000 करोड़। इसरो ने बहुत से सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स को स्पेस के आधार पर लोगों तक पहुंचाया है। जो पहला प्रोजेक्ट था इसरो का मेजर प्रोजेक्ट, वो था साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक यूएस सैटेलाइट को 1975-76 में हमने एजुकेशनल आउटरीच के लिए रीच पे लिया, मतलब लीज पे लिया। 2400 विलेजेस को कवर करता था सैटेलाइट, 5 मिलियन 50 लाख लोगों को। यह सैटेलाइट मास कम्युनिकेशन टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद इनसैट सीरीज के सैटेलाइट इंडिया के अंदर आए 1980s में। उसके बाद आया भाई आपका जीसैट। ओके, जीसैट बेसिकली बैकबोन है कंट्री के टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिर हम लोगों ने एंट्री मारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैपेबिलिटी में, स्पेस बेस्ड इमेजरी से वेदर फोरकास्टिंग करना, मैपिंग की रिसोर्स, फॉरेस्ट की रिसोर्स मैपिंग करना, एग्रीकल्चरल यील्ड को एनालाइज करना, ग्राउंड वाटर और वाटर शेड्स को स्टडी करना, फिशरीज और अर्बन मैनेजमेंट को स्टडी करना। तो बेसिकली इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम में फिर ओशन सैट सीरीज के सैटेलाइट आ गए, कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट आ गए। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू सैटेलाइट एडेड नेविगेशन, जिस प्रकार से जीपीएस है, ठीक है ना, जिस प्रकार से रशिया का ग्लोनास है, उसी प्रकार से इंडिया के अंदर आया पहले गगन। ज्वाइंट प्रोजेक्ट था इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टू ऑगमेंट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये गगन प्रोजेक्ट इंप्रूव होके बन गया नेविगेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। पहले ये था IRNSS, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। फिर ये बन गया नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन हमारा खुद का जीपीएस है, और इस जीपीएस की कैपेबिलिटी इनफैक्ट अमेरिका के जीपीएस से बेटर मांगी जा रही है। लेकिन नाविक के साथ प्रॉब्लम यह है कि इंडियन लैंडमास और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर का रेडियस उसमें कवर्ड है। फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी की बात की जाए
तो पहले हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1 था 1980s में। आज की डेट में GSLV Mark 3 हमारा सबसे अपग्रेडेड लॉन्चिंग व्हीकल जो 4 टन के लॉन्चेस को कंडक्ट कर सकता है। PSLV सीरीज के रॉकेट लॉन्चर्स ने 50 सक्सेसफुल लॉन्चेस किए हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया की स्पेस ग्रोथ को बता रहा है। फर्स्ट स्पेस एज, सेकेंड स्पेस एज की यहां पे बात हो रही है। सेकेंड स्पेस एज के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो जब इंटरनेट का उदय हुआ तब सेकेंड स्पेस एज आई। ये 1990s में इसकी शुरुआत हुई। प्राइवेट टीवी चैनल इंडिया के अंदर आने शुरू हो गए, केबल टीवी आना शुरू हो गया, डायरेक्ट टू होम ट्रांजैक्शन शुरू हो गया। अब डायरेक्ट टू होम ट्रांजैक्शन तो सैटेलाइट से ही होगा ना। तो भारतीय जो चैनल प्रोवाइडर्स थे उन्होंने सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर्स फॉरेन सैटेलाइट्स पे लीज करने शुरू कर दिए। ओवरऑल बहुत सारे सिग्नल जो केबल टीवी के हमारे घरों में आते हैं सीधे डिश टीवी कैंटीना में, वो उन ट्रांसपॉन्डर्स से आते हैं जो हमारी भारतीय कंपनियों ने फॉरेन सैटेलाइट्स के ऊपर रख रखे हैं। धीरे धीरे करके ये भी यहां पे डेवलप हुआ है। डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ हम अपने आप को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ब्रॉडबैंड, OTT, 5G इन सब का जमाना आ रहा है। 2020 में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी थी $450 बिलियन। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी होगी $600 बिलियन। इंडिया की ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 2020 में थी $9.6 बिलियन, जो कि 2025 तक होगी $13 बिलियन। भारत का टारगेट यह है कि 2030 तक हम अपनी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी को $60 बिलियन तक लेके जाएं। उससे हमारी स्पेस इकोनॉमी तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ 2 लाख नौकरियां भी क्रिएट होंगी। ये सब बातें बोली जा रही हैं। इंडिया की स्पेस इकोनॉमी में 26% कंट्रीब्यूट करता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, 21% कंट्रीब्यूट करता है कंज्यूमर एंड रिटेल सर्विसेज। स्पेस एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज में हम ज्यादा इन्वॉल्व है, अपस्ट्रीम एक्टिविटीज में हम कम इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडिया ने ऐप कल्चर को पहले इम्बाइब कर लिया। डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज मतलब जो एंड यूजर है, मेरे आपके जैसे लोग हैं, वो हम लोग ऑनलाइन बेस्ड सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ऐप है, यूट्यूब है, तो हम कंटेंट देखते ज्यादा हैं, लेकिन कंटेंट को इंटरनेट पे प्रोवाइड करना अपस्ट्रीम फैसिलिटी में इंडिया उतना डेवलप नहीं कर पाया है। वो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग वाला जो कंपोनेंट है वो थोड़ा हमारा कमजोर पड़ा हुआ है, उसको यहां पे स्ट्रांग करने की जरूरत है। फिर पूरी दुनिया में एक फिनोमिना देखा हो रहा है कि नंबर एंड ओनरशिप ऑफ सैटेलाइट्स में प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के डाटा के हिसाब से 8,261 सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट में, 5,000 उसमें एक्टिव है। 2010 तक अगर आप देखो तो 60 से 100 सैटेलाइट्स हर साल लॉन्च हुआ करते थे। 2020 में 1,283 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए। आज की डेट में स्टारलिंक नाम की जो कंपनी है 3,500 सैटेलाइट्स के कॉन्स्टलेशन को चलाता है और इसके 1 मिलियन पेइंग कस्टमर्स हैं। स्टारलिंक और OneWeb की बात करो, OneWeb में तो एयरटेल ने भी एक स्टेक खरीद रखा है। इसका 40,000 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है। स्टारलिंक का 40,000 सैटेलाइट्स का टोटल, OneWeb का 40,000 सैटेलाइट्स का। ऊपर से अमेजॉन के जेफ बेजोस ने प्रोजेक्ट क्यूपर लॉन्च किया है, लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पूरी दुनिया में प्रोवाइड करने के लिए। तो सैटेलाइट तो भाई आप समझ लो कि ओवरऑल मच्छरों की तरह भेजे जा रहे हैं स्पेस में। जो इन्वेस्टमेंट है सैटेलाइट इकोसिस्टम में वो भी बढ़ रहा है। अगर इंडिया की बात की जाए तो 2018 में $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया के स्पेस स्टार्टअप में, 2019 में $6 मिलियन, 2021 में $65 मिलियन। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडिया के स्पेस सेक्टर में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अभी के समय पे इसरो 4 से 5 सैटेलाइट लॉन्च करता है साल में। 4 से 5 एक्चुअली बार लॉन्चेस करता है। उन लॉन्चेस में सैटेलाइट ज्यादा ही होती हैं, एक लॉन्च में 10 सैटेलाइट तो एटलीस्ट होती है। इस समय पे इसरो 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को ऑपरेट कर रहा है, 21 कम्युनिकेशन के लिए, 21 अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, 8 नेविगेशन के लिए और बाकी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स। चाइना 541 कर रहा है। तो इसरो के पास अभी भी बहुत स्कोप है अपनी स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सरकार लगातार इसके लिए रेलेवेंट एजेंसीज लाने की कोशिश कर रही, जैसे कि फॉर एग्जांपल PSLV और SSLV लॉन्च सर्विसेज को और कॉमर्शियलाइज करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया गया, जो कि पहले के एंट्रिक्स को रिप्लेस कर गया। फिर इन स्पेस नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 2020 में, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह काम कर रहा था प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी था या रेगुलेटर था। एक्चुअली में इन स्पेस एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरह काम कर रहा था, रेगुलेटर की तरह काम नहीं कर रहा था। इंडियन स्पेस स्टार्टअप में एक प्रॉपर रेगुलेटर की जरूरत है जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को चेक करे और जो प्राइवेट स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ जाते हैं उनकी रियल टाइम में मदद करे। ठीक है भाई। फिर बेटर डायरेक्टिंग AI फॉर बेटर एंड स्मार्टर लेजिस्लेशन। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अट्रैक्ट कर रहा है अटेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ज्यादातर जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को इस्तेमाल करती हैं लेजिस्लेशन के लिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के लिए। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं ये पार्लियामेंटेरियंस की मदद करते हैं रिस्पॉन्सेज बनाने में फॉर लेजिस्लेटर,
रिसर्च की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, किसी बिल के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, ओवरऑल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके क्या बोलेगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसका ब्रीफ बनाने के लिए, पर्टिकुलर हाउस रूल्स, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, अमेंडमेंट, इंटरवेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेजिस्लेटर को एम्पावर कर सकता है कि सिटीजन के ग्रीवांसेस, मीडिया ओपिनियन और सिटीजन सेंट्रिक एसोसिएशंस के जो भी थॉट प्रोसेस हैं उनमें इंसाइट कर सके और उस इंसाइट के आधार पर प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढ सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इम्बाइब करना है, लेजिस्लेचर में इम्बाइब करना है, तो सबसे पहले हमें अपने लॉज को कोडिफाई करने की जरूरत है। अभी के लॉज में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ओपेसिटी है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोविड-19 की बात करो तो कोविड-19 के समय पे 900 नोटिफिकेशन तो केंद्र की सरकार ने इशू किए, राज्य की सरकारों ने कोविड-19 के ऊपर 6000 नोटिफिकेशन इशू किए। कोई एक ऐसा टूल चाहिए जो इन नोटिफिकेशन का जिस्ट निकाल के हमारे सामने रख सके, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक आम आदमी के बस की बात है, इनफैक्ट एक आम ग्रुप के बस की बात भी नहीं है कि इतने नोटिफिकेशन वो बैठ के पढ़ पाए। समझ गए? तो एक ऐसा लॉ हमें बनाना पड़ेगा जिसमें जितने भी लॉज हैं वो रिटन फॉर्मेट में एक मशीन कंज्यूमेबल फॉर्मेट में हमारे पास डॉक्यूमेंटेड हो, ताकि उनको मशीन, आर्टिफिशियल मशीन के एल्गोरिदम में हम इंसर्ट करें और उसके बेसिस पे सबऑर्डिनेट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, गेजेट, कॉम्प्लायंसेस, रेगुलेशंस को एनालाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर एक एंटरप्रेन्योर को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है महाराष्ट्र में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल उसको झट से बता दे कि कितने एक्ट और कॉम्प्लायंसेस की जरूरत है और इतना एफिशिएंट होना चाहिए सिस्टम कि कोई कॉम्प्लायंस छूट ना जाए। पता चला कोई कॉम्प्लायंस छूट गया, बाद में सरकारी इंस्पेक्टर आके उस इंडस्ट्री में खड़ा हो रहा है कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो बिना मतलब से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर वेस्टर्न डेमोक्रेटिक नेशंस के रिस्पेक्ट में अगर आप इंडिया को कंपेयर करो तो पार्लियामेंटेरियंस जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैनेज करते हैं उनमें आबादी बहुत ज्यादा है, तो एक पार्लियामेंटेरियन के लिए सारे ग्रीवेंसेस और सोशल मीडिया रिस्पॉन्सेस पे इंडिविजुअली आंसर करना मुश्किल है, इनफैक्ट उसकी टीम के लिए भी आंसर करना मुश्किल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को यहां पे डिप्लॉय करके रियल टाइम में लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल दुनिया भर में कहां इंप्लीमेंट किए गए इसकी बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल इंट्रोड्यूस किया है टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डिफरेंसेस बिटवीन बिल्स, अमेंडमेंट्स इन करंट लॉज। तो ये लेजिस्लेटिव स्टाफ को ओवरऑल रेडली दिखा देता है मैंडेटरी प्रोविजंस इन द बिल। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बिल्स, अमेंडमेंट्स, लॉज को एनालाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल लाया गया है। उसी प्रकार से नीदरलैंड के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीच टू राइट करके एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है जो वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और वॉइस को रिटन रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करता है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पार्लियामेंट का, इसमें स्पीच टू राइट में कंप्राइज करते हैं ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक एडिटिंग कैपेबिलिटीज, फिलर वर्ड्स को रिमूव कर सकता है, ग्रामेटिकल करेक्शंस कर सकता है, एडिटिंग डिसीजंस को प्रपोज कर सकता है। तो नीदरलैंड्स का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो स्पीच टू राइट इस्तेमाल कर रहा है, कुछ इस प्रकार के टूल की इंडिया को भी जरूरत है। एक ऐसा ही टूल जापान के पास भी है। जापान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल असिस्ट करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉर इट्स लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ द रेलेवेंट हाइलाइट्स इन द पार्लियामेंट्री डिबेट्स। ब्राजील ने भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है उलाइसिस नाम का, जो कि ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है। इंडिया भी पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज को डिजिटलाइज कर रहा है थ्रू वन नेशन वन एप्लीकेशन और नेशनल ई विधान पोर्टल। इन पोर्टल्स में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम्बेडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। कोविड-19 वेरिएंट से रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। ड्रैक्यूनियन रूल्स, ये क्या बात की जा रही है? तो भाई देखिए, फेक न्यूज को टैकल करने के लिए भारत सरकार ने बोला है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अगर सोशल मीडिया की किसी न्यूज को फ्लैग कर देती है तो उस पर्टिकुलर न्यूज को टेक डाउन करना पड़ेगा। अगर वो सोशल मीडिया टेक डाउन नहीं करती है तो सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट के जो सेफ हार्बर प्रोविजंस है वो उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया कंपनी के पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो बेसिकली ऑथर यही बोल रहा है कि भाई सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट में प्रोसीजर दिया हुआ है किसी भी पर्टिकुलर सोशल मीडिया पोस्ट के टेक डाउन करने का। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजन को मानने की बजाय आईटी रूल्स 2021 में 2023 में अमेंडमेंट करके सीधे सीधे सरकार अपने पास ताकत ले रही है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिस पर्टिकुलर कंटेंट को फ्लैग करेगी गवर्नमेंट न्यूज से रिलेटेड सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को हटाना पड़ेगा, और नहीं हटाया तो सेक्शन 79 का
आपके पास प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये करके फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश कर रही है। केंद्र की सरकार जरूरत से ज्यादा ताकत अपने हाथ में लाने की कोशिश कर रही है। राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर चिलिंग इफेक्ट डाल रही है, वगैरह वगैरह बातें। फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको वायलेट कर रही है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस तो प्रेस के पास है ना। अभी सोशल मीडिया के अंदर एक आम आदमी कुछ बकवास लिखने लगेगा, उसको आप फ्रीडम ऑफ प्रेस में नहीं मान सकते। बट हाँ ठीक है, एकदम से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को यह ताकत दे देना कि जिस इंफॉर्मेशन को फ्लैग किया उसको हटा दो, उतना ब्लैंकेट लॉ भी ठीक नहीं। कोई ना कोई एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी यहां पे होनी चाहिए थी, जो मिसिंग है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, चाइना ने 2 इंडियन जर्नलिस्ट के वीजास को फ्रीज कर दिया। जो द हिंदू का बीजिंग करस्पॉन्डेंट था, द हिंदू के बिहाफ पे चाइना में प्लेस था, उसको अब चाइना में जाना मना नहीं, जो कि वीजा ही नहीं दिया गया। इंडिया चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि बेसिकली ना चाइनीज जर्नलिस्ट को इंडिया में एक्सेस मिल रहा है, ना इंडियन जर्नलिस्ट को चाइना में एक्सेस मिल रहा है। 2017 में चाइना ने बोला कि इंडिया ने चाइनीज बेस्ड रिपोर्टर्स के वीजा को 1 साल से कम करके 3 महीने कर दिया। नॉर्मल कर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के जर्नलिस्ट को अमूमन 1 साल का वीजा दिया जाता है। इस साल 31 मार्च को केंद्र की सरकार ने एक चाइना के जिनहुआ रिपोर्टर को बोला कि तुम भैया इंडिया से बाहर निकलो। उसके बदले में बीजिंग ने क्या बोला कि जो 2 इंडियन रिपोर्टर्स चाइना में हैं, हम उनको भी बाहर निकाल देंगे अगर तुमने चाइनीज जर्नलिस्ट के वीजा को अप्रूव नहीं किया। तो इस समय पे जो 2 इंडियन जर्नलिस्ट चाइना के अंदर हैं, उनके ऊपर तलवार लटक रही है। कभी भी उनको बोला जा सकता है कि तुम चाइना छोड़ के बाहर निकलो। तो दुनिया की इतनी बड़ी 2 कंट्रीज अपने सॉइल पे अपने जर्नलिस्ट तक को नहीं प्लेस कर सकती हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक्सेस टू जर्नलिस्ट ऑन रेसिप्रोकल बेसिस, इसकी बात यहां पे की जा रही है। तो इंडिया के जर्नलिस्ट चाइनीज मार्केट का एक्सेस कर सके, चाइना के जर्नलिस्ट इंडियन मार्केट का एक्सेस कर सके। तब हुआ यह कि 3 जिनहुआ रिपोर्टर्स को एक्सपेल किया गया इंडिया से, जो कि एक तिब्बतन सेटलमेंट में चले गए थे। और उल्टा सीधा लिखते हैं ये इंडिया के बारे में। इंडिया की तरफ से जो जर्नलिस्ट जाएंगे वो चाइना के तिब्बत में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे यहां पे जो तिब्बतन सेटलमेंट है वहां घुसे चले आ रहे हैं चाइना के जर्नलिस्ट। ठीक है भाई, तो बेसिकली इंडिया यहां पे चाइनीज जर्नलिस्ट के ऊपर एक रोक टोक लगा रहा है, चाइना इंडियन जर्नलिस्ट के ऊपर एक रोक टोक लगा रहा है। चाइना का बोलना है कि चूंकि तुम हमारे जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दे रहे, हम तुमको नहीं दे रहे हैं। लेकिन रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल चाइनीज मीडिया में काम नहीं करता। जो चाइनीज रिपोर्टर्स हैं, जो चाइनी का मीडिया हाउसेस हैं, वो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं इंडियन मासेस को रिक्रूट करके। लेकिन इंडिया के मीडिया हाउसेस चाइना के अंदर चाइनीज नागरिकों को रिक्रूट नहीं कर सकते, बस असिस्टेंट पोजीशन पर रिक्रूट कर सकते हैं, फुल फ्लैश जर्नलिस्ट की पोजीशन पर रिक्रूट नहीं कर सकते। मतलब इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के किसी मीडिया हाउस को, मान लो द हिंदू को चाइना में जाके ऑपरेट करना है, तो द हिंदू चाइना के अंदर चाइनीज नेशनल्स को फुल फ्लैश जर्नलिस्ट पोजीशन के लिए हायर नहीं कर सकता, केवल असिस्टेंट हायर कर सकता है। इसलिए बड़े तादाद में खुद इंडियन जर्नलिस्ट को जाना पड़ता है, जबकि जो चाइनीज न्यूज फर्म से जिनहुआ जैसे, वो इंडिया के लोगों को हायर कर सकते हैं न्यूज प्रोपोगेशन के लिए। तो रेसिप्रोकल प्रिंसिपल तो वैसे भी नहीं है। चाइना के अंदर मीडिया के ऊपर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, केवल इंडिया के रिस्पेक्ट में नहीं, दुनिया के रिस्पेक्ट में। गार्जियन न्यूज़पेपर भी जाके यूएस का अगर चाइना के अंदर ऑफिस खोलेगा, तो उस कंटेक्स्ट में चाइना के लोगों को फुल फ्लेज जर्नलिस्ट की तरह हायर नहीं कर सकता, बस असिस्टेंट की तरह रख सकता है। तो रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल तो वैसे भी जर्नलिज्म फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करता चाइना में। तो फिर चाइना इंडिया के साथ रेसिप्रोसिटी की कैसे बात कर रहा है कि तुम हमारे जर्नलिस्ट का वीजा कैंसिल कर रहे हो तो हम तुम्हारे का करेंगे। तो ये न्यूज थी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख के जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें दोस्तों। मेरी ऐप हर्षित विधि एजुकेशन डाउनलोड करके ओवरऑल अपने रिव्यू भी मुझे दीजिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।